आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी समुद्री यात्रा की जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है वास्को द गामा के उस सफर की जिसने सिर्फ दो महाद्वीपों को नहीं जोड़ा, बल्कि एक नए दौर की, एक नए ग्लोबल युग की शुरुआत कर दी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस दौर के यूरोप की जिद, उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाती है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक खोज की नहीं, बल्कि उस जबरदस्त भूख की है जिसने इतने खतरनाक अभियान को जन्म दिया। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए सीधे चलते हैं 15वीं सदी ने, क्योंकि इस ऐतिहासिक सफर की वजह कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम सी जरूरत थी। जरा सोचिए, 15वीं सदी का यूरोप, कड़ाके की ठंड, लंबी सर्दियां और खाने के नाम पर ज्यादातर नमक में सुखाया हुआ मांस, जो स्वाद में सच कहूं तो कुछ खास नहीं होता था। उसे खाने लायक बनाने और लंबे समय तक बचाने के लिए उन्हें चाहिए थे मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, और ये सारी जादुई चीजें आती थीं एक बहुत दूर देश से, जिसका नाम था भारत, जो उस समय अपनी दौलत और व्यापार के लिए किसी कहानी जैसा लगता था। पर एक दिक्कत थी, भारत से यूरोप तक मसालों का जो जमीनी रास्ता था, उस पर पूरा कंट्रोल था अरब व्यापारियों का। वो भारत से सस्ते में मसाले खरीदते और यूरोप में सोने के भाव बेचते थे। और इसी मोनोपोली ने, इसी एकाधिकार ने यूरोप के राजाओं को परेशान कर रखा था। उन्हें हर हाल में एक नया सीधा समुद्री रास्ता चाहिए था। और इसी परेशानी ने उन्हें उस तरफ देखने पर मजबूर किया जिधर देखने से भी डर लगता था, समंदर की ओर। उस जमाने में समंदर का मतलब था मौत का दूसरा नाम। लोगों को लगता था कि समंदर में दैत्य रहते हैं और दुनिया चपटी है, कहीं एक किनारा आएगा और जहाज सीधा नीचे गिर जाएगा। तो जुलाई 1497 में जब वास्को द गामा के जहाज लिस्बन से निकले, तो बंदरगाह पर जमा भीड़ जश्न नहीं मना रही थी, बल्कि मातम मना रही थी। उन्हें पता था कि ये नाविक शायद ही कभी लौट कर आएंगे। महीनों तक अटलांटिक के भयानक तूफानों ने उन छोटे छोटे लकड़ी के जहाज़ों को खिलौने की तरह उछाला। आखिरकार उन्होंने अफ्रीका के सबसे खतरनाक दक्षिणी कोने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार कर लिया, जहां से एक पिछला जहाजी बेड़ा डरकर वापस लौट गया था। और फिर लगभग 1 साल की जानलेवा यात्रा के बाद मई 1498 में उन्होंने भारत की जमीन देखी। पर इस सफर में सिर्फ तूफान ही दुश्मन नहीं थे, असली दुश्मन तो जहाज के अंदर ही था। ताज़ा खाना न मिलने से स्कर्वी नाम की बीमारी फैल गई। नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, दांत सड़कर गिरने लगे। जहाज का निचला हिस्सा एक तैरते हुए अस्पताल और मुर्दा घर में बदल चुका था। ऐसे में बचे खुचे नाविकों का हौसला टूट गया और उन्होंने बगावत कर दी। और इसी बगावत के बीच वास्को द गामा ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब उसके नाविकों ने वापस लौटने की जिद की, तो उसने जहाज से दिशा बताने वाले सारे उपकरण उठाए और समंदर में फेंक दिए, और फिर कहा, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भारत पहुंचेंगे या ये समंदरी हम सब की कब्र बनेगा। बस इस एक पागलपन भरे कदम ने बगावत को कुचल दिया। अब कोई और चारा नहीं था। मौत को चकमा देकर वो आगे बढ़े, हिंद महासागर में दाखिल हुए। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्हें जमीन दिखाई दी। 20 मई 1498। कहते हैं जमीन दिखने से भी पहले हवा के साथ एक खुशबू उन तक पहुंची, चंदन, इलायची और काली मिर्च की महक। बस तभी उन्हें यकीन हो गया कि वो अपनी मंजिल भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। लेकिन कालीकट पहुंचकर वास्को द गामा की होश उड़ गए। यूरोप के लोग जैसा सोचते थे, ये वैसा कोई पिछड़ा हुआ इलाका बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक शानदार, दौलतमंद और चहल पहल वाला शहर था। दुनिया भर के व्यापारियों का एक बहुत बड़ा अड्डा। और यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कालीकट के राजा ज़ेमोरिन अपने भव्य दरबार में सोने और हीरों से जड़े सिंहासन पर बैठे थे, और दूसरी तरफ वास्को द गामा के तोहफे, ऊनी टोपियां, शहद और पीतल के कुछ बर्तन। कहते हैं ये तोहफे देखकर ज़ेमोरिन के दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। खैर, ज़ेमोरिन ने द गामा को व्यापार करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन इस यात्रा ने भारत की बेहिसाब दौलत का दरवाजा सीधे यूरोप के लिए खोल दिया था। और यह सिर्फ एक व्यापारिक यात्रा साबित नहीं होने वाली थी। इसने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जब द गामा मसालों से लदा जहाज लेके पुर्तगाल वापस पहुंचा, तो उसकी कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया। यात्रा का सारा खर्चा निकालने के बाद सिर्फ एक चक्कर से हुआ मुनाफा पूरी लागत का 60 गुना था। जी हां, 60x। ये एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त आर्थिक जीत थी। और 60 गुना मुनाफे की खबर, ये तो आग की तरह फैलनी ही थी।
पूरे यूरोप में जैसे एक सनसनी फैल गई। स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, हर बड़े देश की आंखें अब भारत पर टिक गई थीं। हर कोई अब इस नए समुद्री रास्ते पर चलना चाहता था। और इसके बाद तो जैसे दरवाजे ही खुल गए। सबसे पहले पुर्तगाली आए और उन्होंने अपनी चौकियां बनानी शुरू कर दी। फिर उन्हें देखकर डच आए, उनके पीछे फ्रांसीसी और आखिर में इस खेल के सबसे शातिर खिलाड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते ही देखते भारत का वो तट जो कभी अलग अलग संस्कृतियों और व्यापारियों के मिलने की जगह हुआ करता था, वो यूरोपीय ताकतों की लड़ाई का मैदान बन गया। व्यापार पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई और इसने आने वाली कई सदियों के लिए भारत के मुकद्दर को तय कर दिया। तो वास्को दा गामा ने यूरोप से भारत तक एक सीधा समुद्री रास्ता बनाया, जिसने दुनिया को यकीनन छोटा कर दिया। लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ गया कि क्या कोई ऐसी जमीन जो खुद हजारों साल पुरानी एक जीती जागती सभ्यता का घर हो, उसे वाकई में किसी बाहर वाले के द्वारा खोजा जा सकता है?